In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all listeners. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of History and Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, all participants and our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agriculture, University, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us for your precious time you have given us. Now, recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا شانئك هو الأبتر सदाकल्लाहुल अज़ीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको अता फरमाए कौसर। सो नमाज पढ़ा करो अपने रब के आगे और कुर्बानी किया करो। बेशक तुम्हारा दुश्मन वही बेनामो निशान रहेगा। जज़ाकल्लाह। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे, खुदा ना करे। Now beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him. मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। वो रऊफ है, वो रहीम है, वो हबीबे रब्बे करीम है। उन्हें फिक्र है मेरी आपकी, उन्हें चाहता कोई और है। सबब तखलीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, सबब तखलीक दुनिया का जहां जब भी कहीं लिखा, मोहम्मद अव्वली लिखा, मोहम्मद आखिरी लिखा। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता। सुभान अल्लाह। Now I would like to invite our respected guest speaker, Dr. Fatma Shabir, nutritionist, Agricultural University, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Fatma, for joining us, for your precious time you have given us. Please start and share your precious knowledge about gout and diet. Dr. Fatma. थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगी गोट के बारे में और कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है हम इसके सिम्टम्स को क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गोट में जो है, इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है, हमें जो हमने समझना है कि इसमें होता क्या है कि यूरिक एसिड, जब ब्लड के अंदर जो है वो यूरिक एसिड का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, तो उसके बाद जो है वो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो हमारे जॉइंट्स में जाके इकट्ठा अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड जो है वो क्या चीज है? वो वाले लोग जो कि बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट का इंटेक करते हैं, ऐसी डाइट जिसके अंदर जो है वो प्यूरिन ज्यादा होती है, ठीक है। जब हम हाई प्रोटीन डाइट का इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, ब्रेकडाउन होती है, और ब्रेकडाउन होने की बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, बनता है यूरिक एसिड, ठीक है। तो
यूरिक एसिड जो है वो बनता है। तो यहाँ पे नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि यूरिक जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो हेल्थी पर्सन होते हैं, जिनको गोट का इशू नहीं होता, जब वो हाई प्रोटीन हाई प्योरीन डाइट लेते हैं तो होता क्या है कि यूरिक एसिड जो है वो हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व होने के बाद जो है वो किडनी में जाता है, और किडनी के बाद जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है यूरिक एसिड जो है एंड प्रोडक्ट जो कि। और इसी तरह अगर हम बात करें जिन पर्सन को गोट का इशू होता है, उनके उनमें क्या होता है कि जब वो हाई प्योर प्रोटीन मीन्स के हाई प्योरीन डाइट लेते हैं, तो जब हाई प्योरीन डाइट, जैसे कि हमने बात की है कि प्योरीन का जो एंड प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यूरिक एसिड होता है। तो गोट वाले पर्सन के अंदर क्या होता है कि जब वो हाई प्योरीन डाइट लेते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ब्लड में इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ब्लड में इंक्रीज होने के बाद जो है वो, अगर इसको टाइम पे क्योर नहीं किया जाए तो उसके बाद क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में। और इसके अलावा जो है बॉडी के कुछ दूसरे टिश्यूज वगैरह हैं, उसके अंदर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है, जब यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल जो है वो बनते हैं जॉइंट के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, सबसे पहले जॉइंट्स में क्या होती है कि लाइनिंग, जॉइंट की लाइनिंग में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वहां पे क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे जो फिर फर्दर क्या होता है कि इसके सिम्टम्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। पेन होने के बाद जो है वो टेंडरनेस होना शुरू हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह होता है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, अगर अगर किसी पर्सन का यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, अगर वो उसको टाइम पे क्योर नहीं करेगा, कुछ सालों बाद जो है वो क्या होता है कि वो क्रिस्टल जो है, जैसे कि हमने बात की है, वो जॉइंट के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी टिश्यू है वहां पे होना इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और वहां पे जाके वो लार्ज डिपॉजिट बना लेते हैं। और वो जो डिपॉजिट बनता है उसको टॉफी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो टॉफी वहां पे बनता है, जो लार्ज डिपॉजिट बनते हैं, ये लम्प होते हैं, मतलब लम्प लाइक लम्प्स होते हैं स्किन के नीचे। और बाकी जो अफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं वहां पे हो जाते हैं। ये मोस्टली जो डिपोजिशन होती है क्रिस्टल की, वो होती है एल्बो के अंदर होती है, टॉयज के अंदर होती है, और इसके अलावा फिंगर वगैरह के अंदर होती है, और जो आउटर एज होता है एयर का वहां पे होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है, इसकी मेन कौन कौन सी रीजन हो सकती हैं, इसकी कौन कौन सी वजह बन सकती है। यूरिक एसिड का लेवल जब ब्लड के अंदर ज्यादा होता है, एक तो ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। दूसरा, इसमें लाइफस्टाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर कोई पर्सन जिसका लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, अगर वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो वाले फूड बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है जिनके अंदर जो है प्यूरिन है, मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट का अगर वो बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से ये इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वो वाले पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन, अगर किसी को किडनी का इशू है, ऑब्वियसली हमें पता है कि किडनी का काम क्या होता है कि उसने फिल्ट्रेशन करनी होती है बॉडी से, जो भी टॉक्सिन्स वगैरह फिल्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है, और जो इतने वेस्ट वगैरह है उसको रिमूव करना होता है। तो अगर कोई पर्सन, अगर उसकी किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, किडनी वर्क नहीं करेगी, तो यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं होगा। जब यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो यूरिक एसिड जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और इंक्रीज होने के बाद वो जॉइंट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जिन जिन पर्सन को किडनी का इशू होता है उनके अंदर मोस्टली गोट जो है वो होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन इसको टाइम पे क्योर नहीं कर रहा है, अगर इसको वो उसके स्टार्ट पे तो होता यह है कि इसके सिम्टम्स नहीं शो होते। ठीक है, अगर वो इसको टाइम पे क्योर नहीं करता, वो फिर भी कंटिन्यूसली ऐसे डाइट को वो लेता जा रहा है जिसके अंदर प्यूरिन ज्यादा है, तो इसके जो गाउट के चांसेस है ना, वो 5 फोल्ड जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, मीन के 5% और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आता है कि कुछ अदर इलनेस जो कि एसोसिएट करती हैं गाउट की डेवलपमेंट के साथ, लाइक अगर हम बात करें, वो पर्सन जिसको गाउट है उसका ये भी हो सकता है कि उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी राइज कर सकता है। इसके अलावा उसके ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या है, ये एक टाइप है फैट की जो कि हमारे ब्लड के अंदर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाउट का मोस्टली जो है वो उन लोगों को इश्यू होता है जो बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका इश्यू जो है वो इन पर्सन को भी होता है जिनको डायबिटीज वगैरह का इश्यू होता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं जाएगी, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो हमारे जितने बाकी आर्गन्स को क्या करना पड़ता है, ये ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। इसके अलावा किडनी को पे भी ज्यादा बर्डन पड़ेगा। तो इसकी वजह से भी वो जो है जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करेगी तो किडनी से बाकी जो है वो क्या टॉक्सिन जो भी एक्सक्रीशन वगैरह प्रॉपरली नहीं होगी, वेस्ट वगैरह रिमूव नहीं होगा, तो इसकी वजह से जिनको डायबिटिक का इशू होता है उनको भी गोल्ड का इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि जी यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि ये जो गोट होता है ये जॉइंट्स टू जॉइंट जो है वो स्प्रेड नहीं होता। मीन्स के जॉइंट है उसके साथ जो बिल्कुल जॉइंट होगा वहां पे नहीं होगी, बल्कि ये स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर होती है, ठीक है। लाइक जैसे कि हमने बात की है हमारी फिंगर्स वगैरह के अंदर होती है, ठीक है। आउटर एज जो है ईयर का वहां पे होती है, ठीक है। इसके अलावा नी वगैरह में होती है। तो ये एक स्पेसिफिक जो पॉइंट है जॉइंट के वहां पे होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90% जिन लोगों को गोट का इशू होता है उसमें मेन ये होता है कि 90% लोगों को में ये होता है कि यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा होता। 90% लोग ऐसे होते हैं जिनमें यूरिक एसिड बॉडी से प्रॉपरली रिमूव नहीं हो रहा था, और 10% ऐसे पर्सन होते हैं जिनके ब्लड के अंदर जो है वो यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। इसके अलावा गोट के और कौन कौन सी काजेज इशू, कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसकी वजह बन सकते हैं। लाइक अगर किसी को ब्लड सेल डिजीज है या ब्लड फार्मिंग जो भी आर्गन वगैरह के अंदर कोई इशू है लाइक कैंसर वगैरह में, तो उनको भी ये गोट का इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट आता है वो वाले पर्सन जो कि बहुत ज्यादा क्रैश डाइट करते हैं उनको भी इसका इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है अगर हम इसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम बात करें गोट की, तो सबसे पहले जो है वो इसकी जो पहली स्टेज होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है। बिल्कुल स्टार्ट में तो इसके सिम्टम्स वगैरह शो नहीं होते, लेकिन अगर किसी ने कोई अपनी स्पेसिफिक डिजीज के टेस्ट के साथ अगर इसका टेस्ट करवाया है यूरिक एसिड का, तो उसको तब थोड़ा बहुत पता चल सकता है। लेकिन बाद में जो एसिम्टोमेटिक स्टेज के बाद आती है एक्यूट डिजीज, एक्यूट स्टेज पे आके क्या होता है कि कुछ जो स्पेसिफिक जॉइंट्स के अंदर जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है वो क्या है वो पेन जो है वो स्टार्ट होती है। मीन्स के जैसे कि एक्यूट एक्यूट गोट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें ये होता है कि मोस्टली रात को जब सोते हुए और जब सुबह जब मॉर्निंग में ना, तो स्पेसिफिक जॉइंट्स के अंदर जो है वो पेन जो है वो पेन जो है वो होती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेज आती है गोट की, थर्ड आती है इंटर क्रिटिकल स्टेज। इंटर क्रिटिकल स्टेज में होता क्या है कि इस स्टेज पे आके जो है वो यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और क्रोनिक स्टेज में क्या आता है कि पर्सन को कंटिन्यूसली जो है वो पेन रहती है जॉइंट्स के अंदर। पेन जो है वो बेसिकली कौन कौन से जो है वो किस किस जगह पे होती है, हील में होती है, नी वगैरह में होती है, ब्रिस्ट जो है वहां पे होती है, एल्बो में होती है, फिंगर्स में होती है। तो जो जिन पर्सन को ये गोट का इशू होता है मोस्टली वो फटीक होते हैं और समटाइम उनको लो ग्रेड का फीवर भी रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है इसके रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वो वाले पर्सन जिनका बीएमआई बहुत ज्यादा होता है उनको इसका इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वो वाले पर्सन जो कि ऐसी डाइट जो जैसे कि सी फूड का बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनको भी इसका इशू हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो कि थायराइड डायूरेटिक, मोस्टली बीपी के पेशेंट जो हैं वो डायूरेटिक मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको भी इसका इशू हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिन पर्सन को गोट तो होता है लेकिन इसके साथ साथ जो है उनको और फर्दर वो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो जॉइंट्स में ये डिजीज, जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम होती है तो उनके जॉइंट्स जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, डी शेप हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है उनको ऑस्टियो एरिथ्राइटिस भी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेनल का इश्यू भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो इसको, ये जो गोट है इसको हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। एक तो हम इसका यूरिक एसिड का लेवल चेक करवा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो मेल में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और फीमेल में जो नॉर्मल रेंज होती है वो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसके अलावा हम वाइट ब्लड सेल्स का भी टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जैसे कि हमने बात की है कि गोट में जो है वो इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो इसके लिए हम ईएसआर टेस्ट भी करवा सकते हैं।
जिससे हमें पता चल सकता है कि इन्फ्लेमेशन जो है वो किस लेवल तक है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। उससे हमें पता जिसमें उसमें हमें पता लग सकता है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्मेशन क्या है। अगर हम बात करें इसके अगर हमने डाइटरी मैनेजमेंट, अगर हम इसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे पहले पॉइंट आता है, इसको हम दो तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। एक हम इसको जो है वो हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरा जो है हम इसको लाइफस्टाइल के थ्रू ट्रीट करेंगे, लाइक अपनी डाइट मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको ट्रीट करेंगे। अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो इसमें मोस्टली जो मेडिसिन यूज होती हैं वो होती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। और ये बेसिकली होता क्या है कि जो एक जब प्रोस्टाग्लैंडिन की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का काम क्या होता है कि इन्होंने ब्लॉक करना होता है, एक एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम की साइट है साइक्लो ऑक्सीजनेस और ऑक्सीजनेस 1 और साइक्लो ऑक्सीजनेस 2। ये एंजाइम की ऐसी साइट होती है जहां से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन ने क्या करना होता है, आगे से इन्फ्लेमेशन कॉज करनी होती है। तो जितनी भी ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, उनका काम क्या होता है कि उन्होंने ये जो एंजाइम की साइट है इसको ब्लॉक करना होता है साइक्लो ऑक्सीजनेस 2 और 1 को। जब ये ब्लॉक होगा तो वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा, वो आगे से इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो हमने, अगर कोई पर्सन जो है अगर वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, मतलब कि ओबेसिटी का शिकार है। अब कोई भी पर्सन है अगर वो ओबीस होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो जॉइंट्स वगैरह पे उसका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जॉइंट्स में पेन होती है। जब ज्यादा बॉडी का प्रेशर होता है हमारी लेग्स वगैरह पे, तो हमारी जॉइंट में पेन होती है। तो सबसे पहले क्या है कि जो ओवरवेट पर्सन है उसको चाहिए कि अपना जो है वेट को लॉस करे। जब वेट लॉस करेगा तो उसका यूरिक एसिड का लेवल जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। और जो उसको फर्दर यूरिक एसिड से रिलेटेड जो सिम्टम्स वगैरह शो हो रहे थे वो भी इसके जो है वो कम हो जाएंगे। अब जैसे कि हमने बात की थी कि वेट लॉस करने की, जब वो वेट लॉस करेगा तो वो जो स्ट्रेस, जो कि उसके वेट का स्ट्रेस जो कि उसके जॉइंट्स वगैरह पे पड़ रहा था, जैसे कि हिप, नी, एंकल, फीट वगैरह पे, तो जब वो वेट को कम करेगा तो उसके जॉइंट्स पे इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा वेट लॉस करने की जो बेस्ट थेरेपी है वो ये है कि इसको जो है वो आइडियल वे से वेट को लॉस किया जाए। क्रैश डाइटिंग के थ्रू वेट को लॉस नहीं किया जाए। क्रैश डाइटिंग में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो पर्सन जो है वो स्टारवेशन में रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी की जो अपनी अंदर जो स्टोरेज वगैरह होती है, लाइक जो भी बॉडी के अंदर जो अपनी प्रोटीन होती है उसकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और ऑब्वियसली जब बॉडी की प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी तो वहां से प्यूरिन बनेगा और यूरिक एसिड का और लेवल ज्यादा होगा। तो क्रैश डाइटिंग जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल जो है वो दोबारा इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं, और वो जो यूरिक एसिड के सिम्टम्स होते हैं उसको ट्रिगर कर सकते हैं। तो बेस्ट जो वे है वेट लॉस करने का वो आइडियल वे से और फिजिकल एक्टिविटी लेवल और हेल्थी ईटिंग पैटर्न के थ्रू जो है वो वेट को लॉस किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि वो वाले पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, उनको अल्कोहल जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहलिक जितनी भी बेवरेजेस हैं, इसके अलावा जितनी भी स्वीटेड जो फ्रूट शुगर लाइक फ्रुक्टोज वगैरह है, उससे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना चाहिए कि वो वाले फूड जिनके अंदर जो है प्यूरिन बहुत ज्यादा है, उन फूड से अवॉइड करना चाहिए। ऑब्वियसली जब अगर आप हाई प्यूरिन जो है डाइट को ज्यादा इनटेक करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली गोट वाले पेशेंट को वो वाली डाइट जो है उसका लिमिट इनटेक करना चाहिए जिसके अंदर प्यूरिन प्रेजेंट होता है। प्यूरिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्यूरिन के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, जितने भी आर्गन मीट हैं, लाइक लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है, ये सारे, ये जितने भी प्रोटीन सोर्सेज हैं, इन सब के अंदर जो है वो प्यूरिन जो है वो ज्यादा अमाउंट में होता है। लाइक मीट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इसमें ऑर्गन मीट आ जाता है। सी फूड जितने भी हैं उनके अंदर जो है प्यूरिन जो है वो ज्यादा होता है।
अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके अलावा जो है वो प्योरीन जो है वो किसके अंदर होता है, जितने ये फिश वगैरह है, सार्डिनस है, साल्मन वगैरह है, इसके अंदर भी प्योरीन जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो वाले फूड जिनके अंदर जो है प्योरीन होता तो है लेकिन कम अमाउंट में थोड़ा होता है वो, लेकिन इसको वो थोड़ा सम जिनको इतना इशू नहीं है वो अपनी जो प्रोटीन इंटेक है उसको हाई प्योरीन की जगह जो है वो मॉडरेट प्योरीन फूड से उसको थोड़ा सा मतलब कि इंटेक से पूरा कर सकते हैं। वो वाले फूड जो कि मॉडरेट प्यूरिन, जिनके मॉडरेट अमाउंट में प्यूरिन प्रेजेंट होती है उसमें आ जाता है, उसमें चिकन आ जाता है। इसके अलावा जितनी भी ये ड्राई पीस हैं, मटर है उसमें आ जाता है, बीन्स हैं उसके अंदर जो है प्यूरिन होता है, इसके अलावा लेग्यूम्स हैं उसके अंदर जो है प्यूरिन होता है, इसके अलावा किडनी बीन्स हैं, सोया बीन्स हैं, ये सारे जो हैं ये प्यूरिन रिच सोर्स हैं। अगर हम वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि इसमें होती हैं जिनके अंदर प्योरीन होता है, उसमें आ जाता है कॉलीफ्लावर आ जाता है, गोभी आ जाती है, स्पिनिच आ जाता है, ठीक है, पालक आ जाती है इसमें। इसके अलावा जो है मशरूम है उसमें आ जाता है। तो इनके अंदर भी लिबरल अमाउंट में जो है प्योरीन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जिन पर्सन को क्या है यूरिक एसिड का इशू है उनको इन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें डेयरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डेयरी में प्रोटीन होती है लेकिन उसमें लो अमाउंट में होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। वो लाइक अगर हम बात करें डेयरी में तो डेयरी में काफी सारे आ जाता है, जैसे कि उसमें चीज आ जाती है, योगर्ट आ जाता है, बटर आ जाता है, ठीक है। तो इससे भी जो है जिन पर्सन को गोट का इशू है उनको इन चीजों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी ये पास्ता है, नूडल वगैरह है, उससे अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग जो है वो भी प्रोटीन सोर्स है, तो उससे भी यूरिक एसिड वाले पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी ये वाइट ब्रेड है, कॉर्न ब्रेड है, नूडल्स है, पास्ता है, मैक्रोनी है, ये सारे जितने भी वाइट राइस जो हैं ये जिन पर्सन को गोट का इश्यू है उनको इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि वो अगर अब यहाँ पे ये है कि टोटली अब ये तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों को गोट का इश्यू है वो टोटली प्रोटीन को बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी एंजाइम हैं, हमारी बॉडी के काफी सारे फंक्शन जो हैं वो प्रोटीन की वजह से होते हैं, हमारे मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। तो गोट वाले पर्सन को चाहिए कि वो प्रोटीन ले सकते हैं लेकिन सिर्फ 1 से 2 सर्विंग जो है वो अपनी टोटल डे में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो भी किस सोर्सेज से करेगा, जो लो प्यूरिन डाइट सोर्सेज हैं उनसे अवॉइड, उसके थ्रू जो है वो पूरा कर सकते हैं। और मीन्स के वो जो है वो 1 से 2 सर्विंग जो है वो ले सकते हैं जो है प्रोटीन। ठीक हो गया फुल डे में। अब यहाँ पे क्या आता है कि जैसे कि हम बात करें, बेस्ट ये है कि अगर उसने प्रोटीन का सोर्स लेना है तो जो लो प्यूरिन फूड है उससे वो जो है इसका इंटेक कर सकता है। हाई प्यूरिन फूड जैसे कि मीट है, ये जितने भी ऑर्गन मीट, बीफ, मटन वगैरह से अवॉइड करे। बाकी जो लिग्यूम्स वगैरह है उसके थ्रू जो है वो अपनी 1 से 2 सर्विंग जो है वो पूरा कर सकता है प्रोटीन का सोर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है कि हम बात करेंगे कि ये प्योरीन का जो यहाँ पे वो वाले लोग जो कि बहुत ज्यादा सोडियम का इंटेक करते हैं, तो उनको जो है गोट के इश्यू को क्या करना चाहिए, जिनको गोट का इश्यू है पर्सन को, उसको सोडियम का इंटेक कम करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम सोडियम का इंटेक करेंगे तो सोडियम का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के अंदर वाटर को कंट्रोल इकट्ठा करके रखना होता है। तो वो वाले पर्सन जिनके अंदर जो है लो पोटेशियम होता है उनको भी गोल्ड का इशू होता है, क्योंकि पोटेशियम का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से सोडियम को रिमूव करना होता है। तो जिनको गोल्ड का इशू है उनको हाई पोटेशियम डाइट को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। और पोटेशियम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पोटेशियम सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, पोटैटो के अंदर होता है, बनाना के अंदर होता है, टोमेटो के अंदर होता है। तो ये जो है वो आप ले सकते हैं, जो जिनको यूरिक एसिड का इशू है उनको हाई पोटेशियम डाइट जो है वो लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है कि जिनको जो है वो गॉट का इशू है वो कौन कौन सी डाइट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पाइनएप्पल है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है, पाइनएप्पल ले सकते हैं। पाइनएप्पल के क्यों अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है ब्रोमीलिन, उसका काम क्या होता है कि उसने यूरिक एसिड को रिमूव करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेलरी जो है ये सब्जी जो कि ये बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है ल्यूटीन, ये इसने क्या करना होता है कि इसने यूरिक एसिड को कम करना होता है और इसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेलेरी जो है इसके अंदर जो है पोटेशियम का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। ऑब्वियसली जब पोटेशियम ज्यादा होगा तो वो हमारी बॉडी से सोडियम को खुद ब खुद रिमूव करेगा। इसके अलावा सेलेरी जो है इसके अंदर फॉलिक एसिड भी ज्यादा होता है, और ये इसके अलावा ये जो है वो क्या करेगा, जब फॉलिक एसिड ज्यादा होगा तो इसकी वजह से करेगा यूरिक एसिड को वो कम करेगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो डाइट लेनी होती है, इसमें हमने हाई फाइबर डाइट लेनी होती है, और वो वाली डाइट लेनी है जो कि पीएच को अल्कलाइन करे, ठीक है, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन वगैरह होती है, तो हमने वो वाली डाइट देनी है जो कि पीएच को अल्कलाइन करे। इसमें जो है हम दे सकते हैं, इसमें हम एप्पल दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं गोट के पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है मैलिक एसिड जो कि यूरिक एसिड को कम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चेरीज जो है बहुत अच्छा सोर्स है। चेरीज के अंदर एक कंपाउंड होता है एंथोसायानिन। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई पर्सन जो है वो रोजाना 10 चेरीज जो है वो लेता है तो ये 35% जो है गोट के चांसेस को कम करता है। इसके अलावा जो है इसमें हम जो है विटामिन सी जो है फूड देंगे। लाइक अगर हम बात करें तो इसमें हम ककम्बर को रिकमेंड करेंगे क्योंकि वो हाइड्रेटेड फूड है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें, स्वीट पोटैटो जो है उसमें पोटेशियम ज्यादा है, विटामिन सी ज्यादा है, तो वो भी प्यूरिन को क्या करता है, कम करता है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें राइस में, तो वो ब्राउन राइस जो है वो पेशेंट जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा डेयरी में अगर हम रिकमेंड करें तो डेयरी में जो है कोकोनट मिल्क जो है वो पेशेंट ले सकते हैं गोट का। इसके अलावा आलमंड मिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा ओट मिल्क जो है वो ले सकता है पेशेंट। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे जो पॉइंट आता है, अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें, चेरी जो है बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है एप्पल है, बनाना है, सिट्रस फ्रूट है, पीपर है, ये सारे जो है ये गोट के पेशेंट जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि वाटर का इंटेक जो है वो जो प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ज्यादा हम वाटर हमारा इंटेक अच्छा होगा उतनी हमारी बॉडी से टॉक्सिन जो है वो रिमूव होंगे यूरिन के थ्रू। तो जिन पर्सन को गोट का इशू है उनको उनका वाटर इंटेक जो है वो बेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, जिनको जैसे कि जॉइंट्स में इशू होता है, तो जॉइंट्स में जैसे क्रिस्टल की फॉर्मेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन होती है, तो इसके लिए हम कुछ थेरेपी वगैरह भी कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो हम मस्टर्ड ऑयल की जो है उसको उसकी जो है वो उसका मसाज कर सकते हैं। लाइक इसके अलावा जो है सीसम ऑयल है, इसके हम मसाज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इसके अलावा जो है ये है कि अगर ये क्या है, बंद गोभी है, उसका जो बंद गोभी के जो पत्ता है उसके ऊपर अगर हम ऑलिव ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा वार्म अप करके तो उसको अगर हम जॉइंट पे रखें तो थोड़ी देर के बाद तो वो उससे भी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम होती है। तो ये इसके लिए कुछ थेरेपी वगैरह है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो हर्बल में अगर हम बात करें तो ट्यूमेरिक है। ट्यूमेरिक के अंदर एक कंपाउंड होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन का काम क्या होता है कि उसने इन्फ्लेमेशन को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो ये एक अच्छा सोर्स है, ये इस जो है वो इंटेक कर सकते हैं इसका। इसके अलावा जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड का इंटेक जो है वो लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा पर्सन जो है वो कोई पर्सन है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड के सप्लीमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 जितने भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड वगैरह होते हैं उनका काम क्या होता है, उन्होंने इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करनी होती है। ओके, थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही था। Thank you so much, Dr. Fatma Shabir, for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job, your overall lecture. In fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for our listeners. And you have explained very well about this important topic, gout and diet. And thank you so much, Dr. Muhammad Akram, for organizing this informative webinar. And thank you so much, all participants, for joining us.